दोस्तों, अभी आप लोग देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार किस तरीके से पाकिस्तान का चीन का जो डिफेंस सिस्टम था उसको भेदते हुए पूरे 9 ठिकानों पर भारत एकदम सटीकता से चुन चुन के हमला कर दिया। अब दूसरी चीज, पाकिस्तान को जो तुर्की और अजरबैजान से जो मदद मिली थी, तुर्की का जो ड्रोन था जो एकदम बर्बादी फैलाने के लिए प्रसिद्ध था, उस ड्रोन को भी भारत के आकाश तीर सिस्टम में एकदम ठिकाना लगा दिया। अब यही नहीं, इसके बाद भारत का जो आकाश तीर अर्मानिया खरीदा था, और अर्मानिया और अजरबैजान का दोस्तों अगर आप 2-3 साल पीछे जाओगे तो युद्ध अक्सर चलता था, अक्सर टीवी चैनल में आता है। आप सर्च करके इंटरनेट में देखोगे तो आपको पता चलेगा। अजरबैजान नाक में दम करके रख दिया था अर्मानिया का, और अर्मानिया वो अजरबैजान जो तुर्की के ड्रोन से कि अर्मानिया का बहुत दिक्कत हो गया था, और अर्मानिया उसके लिए अपने कितने इलाके खाली कर रहा था। लेकिन जब भारत का आकाश तीर सिस्टम जब तुर्की के ड्रोन को मार गिराया एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, अब अर्मानिया देखा कि जो आकाश तीर तुर्की का ड्रोन को वहां मार गिराया 100% एक्यूरेसी के साथ, अब अर्मानिया सोचा कि क्यों ना मैं भी आजमा लेता हूं, मरता क्या नहीं करता। अर्मानिया ने आजमाया, फिर तो कमाल हुई गवा। ऐसा हाल हो गया कि अजरबैजान जो आतुर रहता था लड़ने के लिए, एक बार जब आकाश तीर का प्रयोग करना शुरू किया तो सारे के सारे जो तुर्की के अजरबैजान का जो चला रहा था पूरे के पूरे ड्रोन, वो सब का काम खत्म। अब इसके बाद में एक जगह इत्तेफाक हो सकता था कि आकाश तीर तुर्की के ड्रोन को मार गिराता, ठीक है, लेकिन अर्मानिया अजरबैजान के ड्रोन को भी गिरा दिया। अब इस सारे घटनाक्रम को हमारे पड़ोसी देश का एक सांप, और वो सांप एहसान फरामोश देश बांग्लादेश, जिसके बिजली तक हमारे देश के अडानी जी देते हैं। हमारे देश से उस देश में बिजली जाती है और हमारा देश रहम करता है, बच्चा है बेचारा भूखा प्यासा मर जाएगा, बिना धंधे पानी का मर जाएगा, उसको बिजली देते हैं। वो एहसान फरामोश भारत का एहसान मानने के बजाय वो भारत के खिलाफ नई नई साजिश करते रहता है, और इतना ज्यादा साजिश में गिर गया कि चाइना के साथ मिलकर भारत के बहुत संवेदनशील इलाकों पर ही बहुत बातें कर लिया, और पीछे वीडियो में बता चुका आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात उसकी करूंगा, इस चीज की बात नहीं करूंगा कि वो भारत के खिलाफ क्या किया, क्योंकि अब वो बात पहले हो चुका है, अब उसकी औकात खत्म हो चुकी है। अब उसके उटपुटांग दिन की बात करूंगा। तो ये सब जो घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर के बाद का, ड्रोन का जो खात्मे का, वो खात्मा ना ये मोहम्मद यूनुस भी पड़ोस में बैठा देख रहा था। अब मोहम्मद यूनुस 2 ही लोग के दम पर तो कूदता है, एक हो गया चीन और दूसरा हो गया अमेरिका। अब चीन का डिफेंस सिस्टम जब फेल हो गया तो मोहम्मद यूनुस का हालत खराब, गुर्दा लाल। और दूसरा चीज हो गया अमेरिका, तो अमेरिका भी पूरी तरह से बनियापन के मूड में है। अमेरिका लड़ाई नहीं करेगा, अमेरिका यूनुस की तरफ से ना बंदूक गोली और तोप लेकर लड़ने नहीं आएगा भारत से। अब दूसरा चीज हो गया आंशिक तौर पर ना तुर्की से भी उसका अच्छा संबंध है, क्योंकि तुर्की का आदत है कि मुसलमान को खुश करने के लिए, मुस्लिमों देशों को एकदम लुभाने के लिए, तुर्की आतंकवादी हो या कोई भी देश हो, मुस्लिम देश को लुभाने के लिए ना कोई भी चीज कर देता, क्योंकि तुर्की को दुनिया में मैसेज देना है कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा हूं। लेकिन उसकी ये सब चीज सऊदी अरब, यूएई ये सब में फेल हो जाती है। आज वो जमाना अब गया जो धर्म के नाम पर कोई किसी का मदद करता था, धर्म को लेकर अपनी पूरा काम धंधे विकास वो लोग छोड़ते थे। तो अभी कुछ देश ऐसे हैं, तो मोहम्मद यूनुस को ये सब चीज देख कर ना हाथ पैर फूल गए। मोहम्मद यूनुस देख रहा है कि मैं अमेरिका के दम पर कूद रहा हूं, चाइना के दम पर कूद रहा हूं, तुर्की के दम पर कूद रहा हूं, ये सब के सब तो फिसड्डी होते जा रहे हैं। और दिक्कत तब हो गया जब वहां की जो सेना है ना, वो सेना अब प्रेशराइज कर रही है कि चुनाव कराओ, दिसंबर तक चुनाव कराओ। अब मोहम्मद यूनुस बेचारा सोच रहा है कि एक तो मेरे बाप लोग हैं, चाइना है, तुर्की है, और पाकिस्तान भी उनका है, मतलब मानता ही अपना बाप, तो इस सब का तो मेरा हालत खराब हो गया। अब अगर चुनाव हो गया और गलती से मैं हार गया, तो जो करतूत, जो गंदी हरकत उन्होंने शेख हसीना के साथ किया है, शेख हसीना की तो चुनी हुई सरकार थी, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार थी, उसको उन्होंने तख्ता पलट करके भेज दिया। अब सोचो अगर वो चुनाव में हार गया तो क्या होगा। इससे मोहम्मद यूनुस एकदम छटपटा रहा है, बिन पानी की एकदम मछली की तरह, और
उसने आफरा तफरी में इस्तीफे की बात कर दी। क्यों? क्योंकि अभी का जो वहाँ का जो अस्थायी सरकार है उसका अभी प्रमुख है, वो प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री की तरह ही है। और शुरू में उसका सेना भी इस चीज़ में साथ दे रहा था, लेकिन भैया जहां आप अगर किसी के साथ गलत करके किसी का साथी बनोगे ना तो दोनों में आज नहीं तो कल टकराव होगा। अब क्या हुआ कि मोहम्मद यूनुस जनाब अमेरिका और यूएनओ के कारण एक गलियारा बना रहे हैं जो बांग्लादेश से लेकर म्यांमार के रखाइन तक जाता है, और इसको ना म्यांमार गलियारा या रोहिंग्या गलियारा नाम दे दिए हैं। अब सेना इससे इतनी सख्त है, इतना नाराज है कि सेना ये बात छोड़ दिया कि भैया शेख हसीना से बाद में निपटूंगा, पहले तुम इसको वापस लो। सेना के प्रमुख वाकर जज जमान, इन्होंने कहा, ये सेना प्रमुख ने, कि ये जो रोहिंग्या गलियारा है ना, वो रोहिंग्या गलियारा नहीं, एक खूनी गलियारा है। और मोहम्मद यूनुस किसी भी तरीके से सत्ता के लिए इतने लोलुप और भूखे हो चुके हैं कि सत्ता में रहने के लिए वो कोई भी बाहरी शक्ति से हाथ ले रहे, मतलब मिला रहे हैं, और वो ये सब चीज़ सेना बर्दाश्त नहीं करेगा। दिसंबर तक चुनाव होगा, मतलब होगा। अब मोहम्मद यूनुस के जो सपोर्टर हैं वो ढाका की गलियों में पोस्टर लगा रहे हैं, जब तक सुधार नहीं तब तक चुनाव नहीं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो किस सुधार की बात कर रहे हैं? एक्चुअल में सुधार का असली सुधार तो तब होगा ना जब जनता का चुनाव हुआ, सरकार आएगा। वो हाईजेक किया हुआ कोई व्यक्ति जो देश को हाईजेक कर लिया, मतलब निर्वाचित सरकार को भगा दिया है, और वो कोई सुधार कर रहा है? नहीं। वहां के लोगों का इनडायरेक्टली ये कहना है कि जब तक मोहम्मद यूनुस एकदम श्योर नहीं हो जाते कि अब मेरे हाथ में सब है, मेरा चुनाव जीतना तय है, जब तक अपने सारे दुश्मनों को या तो देश से भगा नहीं देते, या तो उन्हें फांसी दिलवा नहीं देते, या तो उन्हें पूरी तरह से कुचल के खत्म नहीं कर देते, उनका जब कोई प्रतिद्वंदी जब तक नहीं रहेगा ना तब तक चुनाव वहां नहीं होने देना चाहते। इसका मतलब हुआ जब तक सुधार नहीं तब तक चुनाव नहीं। लेकिन वहां सेना है, और सेना और सरकार के बीच में बहुत ज्यादा अड़ गई है, और सेना को रहते, और खास करके पहले सेना उनके साथ था तब शेख हसीना को भगा पाए, लेकिन अब सेना को रहते ना, अब बहुत बड़ी बात हो गई यूनुस के लिए बचना। अब वहाँ चुनाव होना तय है, और ये बात यूनुस को पता चल चुका है। इसलिए यूनुस वहाँ के अपने घोर विरोधियों से भी गले मिलने के लिए और हाथ मिलाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। वहाँ की खालिया जिया के नेतृत्व वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ये बात कह रही है कि चुनाव कब होगा मुझे बताइए, और मोहम्मद यूनुस उन्हें भी साधने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को पता है कि चुनाव का मतलब मेरी हार, और उनके हार का मतलब उनके साथ क्या क्या होगा वो खुद ही जानते हैं, और वहाँ के कट्टरपंथी जानते हैं, क्योंकि वहाँ के जो सेना प्रमुख है ये बात भी कह चुके हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए वहाँ के कट्टरपंथी छात्रों का भी सहारा ले रहे हैं। अब इसके बाद में मोहम्मद यूनुस वो गीदड़ भभकी दिए है ना, जो हर कट्टरपंथी, हर ऐसा आदमी जिसके सत्ता जाने के लिए रहता है, जिसका कट्टरपंथी खत्म होने लगा रहता है, वो देता है। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में निर्णय लिया गया है कि विदेशी ताकतों पर जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा कार्रवाई किया जाएगा, और सबसे प्रमुख बात यह है कि जरूरत पड़ी तो कड़ी फैसले लेंगे। अब कड़ी फैसले का मतलब क्या है? कड़ी फैसले का मतलब ये है ना कि वो देश में आपात लगाएंगे, ये आपातकाल लगा देंगे, बोल देंगे देश को खतरा है, और देश का हर उनका अपने विरोधियों को उठा के जेल के अंदर ठूस देंगे, और तब तक ठूस के रखेंगे जब तक चुनाव में वो विजित नहीं हो जाते। लेकिन दोस्तों ये जनता है, हमारा इतिहास गवाह है कि जब जब जनता के विरोध में कोई बातें हुई है तो जन समर्थन जब उफान मारा है, तब तब देश का बड़ा से बड़ा नेता क्या राजा भी चल चुके हैं। लुई 14वां, लुई 16वां का समय में सारा चीज देखा जा चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के बारे में जो एनालिसिस है ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके थोड़ा बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।